नमस्कार दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावास्क्रिप्ट की सीरीज में ये पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एरेस। एरेस को इन डेप्थ समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू, कोड के थ्रू समझेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैंने एक सरप्राइज लीड कोड का चैलेंज भी रखा है जिसको आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एरेस क्या होते हैं। व्हाट इज एन एरे? एरे क्या है दोस्तों? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपको कभी भी ऐसे कोड के अंदर नीड आए कि आपको एक से ज़्यादा चीज़ें रखनी है, तब आप एरे को सबसे पहले अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि क्या मैं एरे यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर। और आगे एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाऊंगा कैसे होता है वो। सो एरे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। ओके, एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो आप एरे का इस्तेमाल करेंगे। और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है। अगर आपने कोई भी प्रोडक्शन रेडी प्रोग्राम लिखा है कभी, तो आप ये जानते होंगे कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स के अंदर एरे का इस्तेमाल ऑटोमेटिकली होता ही होता है। ओके, सो बहुत रेयर चांस है कि आप एक प्रोडक्शन रेडी जो यूजर्स जिसको यूज़ कर रहे हैं ऐसा कोई प्रोग्राम लिखेंगे और उसके अंदर एरे का इस्तेमाल ना हुआ हो। सो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है। और ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट इसका इनबिल्ट सपोर्ट पहले से ही मौजूद है। मतलब कि एरे पहले से ही मौजूद होता है, आप उसको सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना उसको बनाने के लिए। जो आगे आने वाले वीडियोस में जब मैं दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर करूंगा तो आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनका इनबिल्ट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट नहीं है और आपको कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है उस डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। बट एरे के लिए सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही नहीं, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें मैंने काम करा है, सबके अंदर इनबिल्ट सपोर्ट होता है एरे का। अब एरे के एग्जाम्पल पे आते हैं दोस्तों। स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि आपको एक नाम को मेमोरी में रखना है, तब आप क्या करेंगे? आप जैसे कि आशीष है, तब आप एक वेरिएबल का यूज करेंगे और उसके अंदर नाम को रख देंगे। चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू अब कोड स्टार्ट करते हैं। मुझे भी थ्योरी ज़्यादा पसंद नहीं है, कोड ज़्यादा पसंद है, तो कोड पे चलते हैं। और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया डेटा स्ट्रक्चर का और यहाँ पे मैं कोडिंग करनी स्टार्ट करूँगा। और इस कोड का लिंक, जो भी आज मैं कोड करूंगा या आगे आने वाले टाइम में भी जो कोड करूंगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग प्लीज़ इस कोड को सिर्फ देखिएगा मत, करके देखिएगा। ठीक है, और ट्राई कीजिएगा, खुद ही कोड कीजिएगा इसको। ठीक है, तो उससे ज़्यादा समझ आएगा आपको। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ एरे का। सो सारी एरे की चीज़ें एरे फोल्डर के अंदर होंगी। अब मेरे पास नोड जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सबसे पहले उसको टेस्ट कर लेते हैं। नोड डैश डैश वर्जन। ये देखिए, पहले आपके पास नोड इंस्टॉल है या नहीं है। नहीं है तो नोड को इंस्टॉल कीजिएगा। उसके बाद ये मैं VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ कर रहा हूँ और मैंने फोल्डर वहाँ पे बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। राइट। सो नोड को इंस्टॉल नहीं करना आता तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके थ्रू आप जिसको फॉलो करके आप नोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो नोड इंस्टॉल होनी जरूरी है। एक मैंने फोल्डर बनाया एरे का। अब इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ सबसे पहले, जिसके अंदर इनिट एक फाइल बना लेता हूँ कि इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। और इसके अंदर मैं और भी एरे के अलग अलग फाइल्स बनाऊंगा। तो अभी के लिए मैंने init.js करा। तो सबसे पहले क्या है, अगर मैंने एक नाम को मेमोरी के अंदर रखना है तो मैं कैसे रखूं? तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट माई नेम, एक वेरिएबल बनाया मैंने, इज इक्वल टू आशीष। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने नाम रख लिया। गुड, हो गया काम। अब इसको मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ। कंसोल लॉग क्या करता है? ये टर्मिनल पे प्रिंट कर देगा इसको। मैं कंसोल लॉग करता हूँ, माइनिंग, वेरी गुड। इसको सेव करा, यहाँ पे जाके चलाया नोड, एरे का फोल्डर है एरे स्लैश init.js। ठीक है, तो इससे मैं कह रहा हूँ नोड मेरी इस फाइल को रन करो। ओके, इसको चलाया, देन इसने मेरे नाम को प्रिंट कर दिया। तो अब एक नाम तो मैंने रख दिया, लेकिन यही एज अ स्ट्रिंग रखती है। बट यही अगर मुझे 50 नाम सेव करने हो, तो ऐसे आशीष, राम, श्याम और ऐसे 50 नाम हो, तब मैं इस वेरिएबल के अंदर, एक के अंदर जो कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर नहीं रख सकता। देन मुझे एरे चाहिए होगा। ओके, और एरे कैसे बनेगा? एरे ऑफ स्ट्रिंग चाहिए होगा, राइट, बिकॉज स्ट्रिंग्स है। तो ये कैसे बनेगा? लेट माई नेम्स एरे इक्वल टू
अब यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूंगा और ये मैं एरे बना रहा हूँ। एरे का फर्स्ट एलिमेंट है आशीष, सेकंड एलिमेंट है लेट्स से राम, एंड देन थर्ड एलिमेंट है श्याम। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया जिसकी, अब इसको कैसे पता चले एरे, बिकॉज यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट एंड है, इसका मतलब ये एक एरे है। और इसके अंदर मैंने पहला एलिमेंट डाला, पहला नाम डाला, कॉमा करके दूसरा नाम डाला, और फिर कॉमा करके तीसरा नाम डाला। तो मैंने 3 नाम डाले। मैं 50 नाम नहीं डाल रहा जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बिकॉज अदरवाइज मैं नाम ही लिखता रह जाऊंगा। 3 नाम है, आप उसको 50, 100, 1000 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मैंने एक रखना था और यहाँ पे एक से ज्यादा रखने थे। तो एक से ज्यादा रखने थे तो मुझे एरे बनाना पड़ा। सो एरे, अगेन मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं तो एरे क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स विच कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। कलेक्शन मतलब जहां पे कई सारी चीजें इकट्ठी कर दी गई हूँ, राइट। सो यहाँ पे कई सारी चीज नाम इकट्ठे कर दिए गए हैं और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, दैट्स वाई ये एरे है। और ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करा, स्क्वायर ब्रैकेट से एंड करा, जिससे उसको समझ आ गया कि ये एक एरे है। एंड ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, बीच में कॉमा है, पहली वैल्यू कॉमा, दूसरी वैल्यू कॉमा, तीसरी वैल्यू। ओके, सो ये है एक वे इसको एरे को इनिशियलाइज करने का। इसको मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ। कंसोल लॉग माय नेम्स एरे, माय नेम्स एरे को मैं प्रिंट करा देता हूँ और मैं अब दोबारा से इस प्रोग्राम को चलाता हूँ। देन इसने मेरे इसको प्रिंट कर दिया। ओके, सो ये है हमारे पास स्ट्रिंग का एरे। आगे चलते हैं, स्ट्रिंग कवर हो गया। अब हमारे पास नंबर, ऐसे नंबर भी हो सकता है। अगर आपको एक क्लास में 50 बच्चे हैं लेकिन एक बच्चे का मैथ का स्कोर रखना है, राइट, लेट्स से उस बच्चे इंटेलिजेंट बच्चा है, उसके 90 नंबर आए हैं 100 में से। तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे, लेट मैथ मैथ स्कोर इक्वल टू 90। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग मैथ्स को, मैथ्स को। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। देन मेरे पास मैथ का स्कोर आ गया उसका। तो मुझे एक मैथ का स्कोर रखना था तो मैंने उसको एक वेरिएबल में डाला और उसको रख दिया। ओके, वेरी गुड, जो कि एक नंबर टाइप का वेरिएबल हो गया। डेटा टाइप क्या हो गया इसका? नंबर। यहाँ पे डेटा टाइप क्या था? स्ट्रिंग। अब अगर मुझे 50 मैथ के स्कोर करने हो, एक नहीं पूरी क्लास के मैथ के स्कोर रखने हैं, 50 बच्चे हैं उस क्लास में, तो कैसे रखूंगा? अब यूज आएगा एरे का। क्यों? क्योंकि मुझे एक से ज्यादा चीजें रखनी है, मोर देन वन वैल्यूज। एंड एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन वैल्यू। सो मैथ स्कोर इक्वल टू, एरे बनाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल। पहली वैल्यू, पहला बच्चे के 90 आए थे, दूसरा बच्चा नालायक था उसके 30 नंबर आए थे, तीसरा बच्चा इंटेलिजेंट था उसके भी 95 नंबर आए थे, सो एंड सो फोर्थ। आप कितने मर्जी दे सकते हैं, मैं 3 ही दे। इसको भी मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैथ स्कोर्स। ठीक है, तो इसको जो मैं चलाता हूँ एंड देन इसने मेरे मैथ के स्कोर्स को एरे के थ्रू प्रिंट कर दिया। तो एरे अगेन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट एंड, बीच में वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने कवर कर दिया। ऑब्जेक्ट, दोस्तों ऑब्जेक्ट जो जावास्क्रिप्ट में होता है वो एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है जिसके अंदर आप की वैल्यू पेज रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को इन डिटेल समझाया हुआ है। सो लेट्स से आपको एक स्टूडेंट रखना है, तो स्टूडेंट को आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट है, नेम एंड क्लास। ये एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। अगर इसको रखना है तो मैं कैसे रखूंगा? एक ऑब्जेक्ट के अंदर। आ जाओ इसको यहाँ पे करके देखते हैं। लेट फर्स्ट स्टूडेंट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड। ये कॉम्प्लेक्स टाइप है। कॉम्प्लेक्स टाइप क्या होता है? जहां पे आप प्रिमिटिव टाइप्स जैसे स्ट्रिंग है, नंबर्स है, उनका यूज करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा की वैल्यू पेज है। तो आप कहते हैं स्टूडेंट का नाम है आशीष, ठीक है, और इसकी सिटी है, मैं रहता हूँ कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन, राइट, और कंट्री है डेनमार्क। ओके, सो ये इस स्टूडेंट की डिटेल्स हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने रख दी, राइट। इसके अंदर 3 इंफॉर्मेशन आ रही है। इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट स्टूडेंट। ओके, फर्स्ट स्टूडेंट, गुड। इसको चलाते हैं
और यहाँ पे मेरे पास इसका एक ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, ये तो है सिंपल ऑब्जेक्ट। बट यही अगर 50 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रखनी हो तब आप करेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले हमने क्या बनाया था, एरे ऑफ स्ट्रिंग, फिर बनाया था एरे ऑफ नंबर, अब बना रहे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करके देते हैं। यहाँ पे मैं लेट स्टूडेंट्स इक्वल्स टू पहले मैं एरे बनाता हूँ, एरे के अंदर पहला स्टूडेंट डालता हूँ और फिर उसके अंदर कॉमा करके सेकंड स्टूडेंट डालता हूँ। इसमें रहते हैं, ये राम है, ये रहते हैं बॉम्बे में, मुंबई में, और कंट्री है इनकी इंडिया। सो ये अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट एंड, क्या मतलब है इसका, एरे। और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट नंबर 1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 2, और यहाँ पे मैंने इन दोनों को एक एरे में डाल दिया। तो ऐसे ही मैं 50 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ऑलराइट, सो अब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रिंट हो। सो इन तीनों चीजों में क्या, तीन तीन एग्जांपल्स में हमने क्या चीज देखी दोस्तों, कि तीनों केसेस में हमें एक से ज्यादा चीजों की जरूरत थी, और तीनों केसेस के अंदर हमने एरे यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। किस डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, एरे का। क्यों ये डेटा स्ट्रक्चर है, बिकॉज ये डेटा को रखने का एक ढांचा, स्ट्रक्चर, तरीका दे रहा है हमें, राइट। तो ये एक तरीका है डेटा को रखने का। और ज्यादातर इसमें सिमिलर डेटा होता है, जैसे कि यहाँ पे नेम्स हो गए तो सारे नेम्स ही हैं, यहाँ पे मैथ के स्कोर्स हो गए तो सारे मैथ के स्कोर्स ही हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, एक ऑब्जेक्ट हो गया तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट ही हैं। तो सिमिलर इंफॉर्मेशन है और एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तब आप एरे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए हाउ टू क्रिएट और स्लैश इनिशियलाइज एन एरे। तो हमने एक तरीका तो अभी देख लिया, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया और यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है, उसका शुरुआत करना, उसको मेमोरी देना, उसको रैम के अंदर एक जगह एलोकेट करना जहाँ पे वो डेटा जाके स्टोर होएगा, राइट। वो इनिशियलाइजेशन कहलाता है। और एरे के इनिशियलाइजेशन के लिए पहला तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट खत्म, बीच में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अब ये तीनों पैटर्न में देखेंगे, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, नंबर्स में भी यही है, और ऑब्जेक्ट्स में भी यही है। ओके, यूजिंग द एरे कंस्ट्रक्टर। अब ये सेकेंड तरीका है जहां पे आप एरे कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या होता है, एरे दोस्तों एक क्लास बनाई गई है एरे, और उसका आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और उसके थ्रू भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, लेट एरे कंस्ट्रक्टर, इस वेरिएबल का नाम ये नहीं देते हैं ताकि याद रहेगा, एरे कंस्ट्रक्टर इक्वल्स टू न्यू एरे, नया एटेनी एरे, न्यू एरे। ठीक है, ये क्या हो गया, एरे कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कहा नया एरे बना। अब मैं कह रहा हूं नए एरे के अंदर, अभी मेरे पास एरे बन गया, अब इसके अंदर मैं वैल्यूज डाल सकता हूँ। ओके, अब इसके अंदर मैं वैल्यूज डायरेक्टली पहले यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, बट मैं वो बाद में करके दिखाऊंगा। एरे कंस्ट्रक्टर इसको 1 कर देते हैं, बिकॉज मैं एक और भी दिखाने वाला हूँ। एरे कंस्ट्रक्टर 1, इसके अंदर वैल्यू डालते हैं, 0th इंडेक्स। एरे के अंदर जो वैल्यूज होती है वो इंडेक्स्ड होती है, ठीक है, और 0 से स्टार्ट होती है। पहला एलिमेंट 0 होता है, 1 2 3 4 से स्टार्ट नहीं होता, 0 1 2 3 4 होता है। तो मैं कह रहा हूं इस एरे के अंदर 0th एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट, 0th इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट, इसकी कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा। मुझे इतने साल हो गए, मुझे आज भी कंफ्यूजन होता है इसमें इंडेक्स और आपके कौन सा वो नंबर है एलिमेंट का। तो 0th इंडेक्स इज फर्स्ट नंबर। सो 0th इंडेक्स पे जो कि फर्स्ट एलिमेंट पे आप कोई वैल्यू डाल दो, लेट्स से यहाँ पे डालता हूं मैं 2। और उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि इसके फर्स्ट एलिमेंट पे, फर्स्ट इंडेक्स पे जो कि सेकंड एलिमेंट है, यहाँ पे एक और वैल्यू। ओके, एंड देन इसको मैं प्रिंट करूंगा, सो डॉट नाउ, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, एरे कंस्ट्रक्टर में मैंने इसको प्रिंट करा। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे 2 और 3, क्योंकि मैंने 2 3 डाला था ना, आउटपुट सेम आया, जो कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से जैसे मैं कर रहा था, तब भी ये ऐसे दे रहा था आउटपुट, और अब भी उसी तरीके से आउटपुट, तो एंड रिजल्ट सेम है।
बट उसको बनाने का तरीका अलग है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने एरे का कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करा, और उसका इस्तेमाल करा तो मेरे पास यहाँ पे एक एरे बन गया, और उस एरे में मैंने यहाँ पे वैल्यूज एक एक करके डाली। ठीक है, ये काम आता है जब आपके पास डायनामिक वैल्यूज हो, जो आपको पहले से ना पता हो। ये काम आता है जब आपको पहले से वैल्यूज पता है, जैसे यहाँ पे तो आपने सीधी वैल्यूज लिख दी। बट अगर डायनामिक वैल्यूज हैं जो बाद में आ रही है, डेटाबेस से आ रही हैं, नेटवर्क से कहीं से आ रही हैं, फाइल से आप पढ़ रहे हो, कहीं और से आ रही हैं वैल्यूज, तब आप इस्तेमाल करोगे इस एरे कंस्ट्रक्टर का, क्योंकि अब आप एक एक करके वैल्यू को डाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग एरे फिल। अब एरे एक अपने आप में एक एक ओ उससे पहले मैं आपको ये भी दिखाना चाहता था, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एरे कंस्ट्रक्टर 2, और यहाँ पे आप डायरेक्टली भी वैल्यूज दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ राम एंड श्याम, दो वैल्यूज देता हूँ बस। सो इंस्टेड ऑफ बाद में वैल्यूज देने के, आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी वैल्यूज दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक और एरे बनेगा, कंसोल डॉट लॉग एरे कंस्ट्रक्टर 2, इसको चलाया, यहाँ पे हमारे पास राम एंड श्याम, जो कि यहाँ से मैंने इनपुट करे थे, उसका एरे बन गया, उसको मैंने प्रिंट करा। ओके, सो अब बाद में वैल्यू डाल सकते हैं, और पहले भी इनिशियलाइज उसको कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, आगे आते हैं। यूजिंग एरे फिल। तो एरे एक और फंक्शन देता है, तो ये सारे कई सारे तरीके इनिशियलाइज करने के, एक तरीका नहीं है, राइट। और वो मैं सारे आपको यहाँ पे एक एक करके दिखाऊंगा कौन कौन से तरीके हैं। आपको जो पसंद आए आप उसका यूज कीजिएगा, और हो सकता है कई सिनेरियोज भी होते हैं कि कुछ सिनेरियो में कुछ यूज करना है, कुछ सिनेरियो में कुछ और यूज करना है। तो बट आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सिनेरियोज होते हैं, राइट। सो आते हैं, लेट फिल्ड एरे इक्वल टू, अब मैं एरे फिल का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, न्यू एरे। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे एरे के अंदर 5 एलिमेंट चाहिए, और उनको फिल कर दो 0 वैल्यू से। ओके, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको चला के देखते हैं, फिर उसके बाद इसको दिखाऊंगा मैं। कंसोल डॉट लॉग फिल्ड एरे। ओके, इसको चलाते हैं। अब इसने क्या करा दोस्तों, इसमें मैंने कहा कि यार आप ना 5 एलिमेंट्स का एरे बनाओ। तो इसने क्या करा, इसने 5 खाली कर दिए। एक मिनट, तो इसमें दोबारा चला के देखा, तो इसको हटा देता हूँ पहले फिल को। मैंने इसमें ये कहा है कि मुझे 5 एलिमेंट्स का एरे चाहिए। ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया, ऑटो फिल्ड है कि मुझे 5 एलिमेंट्स का एरे चाहिए इसके। तो मैंने इसको करा, तो इसने कहा 5 एम्प्टी आइटम्स इस एरे में पड़े हैं। तो इसने एम्प्टी एरे विद 5 एलिमेंट्स बना दिया, मेरे लिए बना के रेडी कर दिया। ओके, फिर मैंने इसे कहा कि इस 5 एलिमेंट्स को फिल कर दो 0 से, मतलब हर जगह पे 0 0 0 0 0 डाल दो। ओके, तो वो कैसे होगा, फिर इसने हर एलिमेंट पे, फर्स्ट एलिमेंट पे, सेकंड एलिमेंट पे, थर्ड एलिमेंट पे, फोर्थ एलिमेंट पे, फिफ्थ एलिमेंट पे 0 0 0 0 फिल करके रख दिया। तो ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यूज आपने फिल्ड करके रख दी। आपने कहा मेरा एरे बनाओ, 5 एलिमेंट होने चाहिए, उनकी वैल्यू सबके अंदर 0 0 0 डाल दो। तो ये एक तरीका है जिससे आप एरे बना भी सकते हो, उसको फिल करके रख भी सकते हो। ठीक है, और कौन से तरीके हैं, एरे ऑफ। ठीक है, ये एक और तरीका है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, लेट ऑफ एरे इक्वल टू, आप एरे का इस्तेमाल करते हैं, और एरे के अंदर एक मेथड है ऑफ, उसको कॉल करते हैं और कहते हैं एरे ऑफ। किसका एरे चाहिए, लेट्स से मुझे राम श्याम का एरे चाहिए, सेम ही एरे चाहिए, और इसके अंदर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में एक और एलिमेंट डाल देता हूँ ऑफ, जस्ट टू सी। और फिर मैं इसको ऑफ एरे को प्रिंट करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरे। तो जब मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पे, तो इसने एरे बना दिया मेरे लिए, और यहाँ पे पहला एलिमेंट ऑफ, सेकंड एलिमेंट राम, तीसरा एलिमेंट श्याम। तो सेम चीज यहाँ पे जो मैंने डाली थी उसका एरे बन गया। बट आप सब में कॉमन चीजें देखेंगे कि एंड रिजल्ट सेम ही है, अलग अलग तरीके हैं बनाने के, बट एंड रिजल्ट सेम है कि एरे बन जाता है, उसमें कुछ एलिमेंट्स। ठीक है, और क्या तरीका है, एरे फ्रॉम। ये भी एक तरीका है कि आप कह सकते हैं कि लेट्स से मैं कहता हूँ लेट फ्रॉम एरे इक्वल टू, अब इसके अंदर आप कह सकते हैं एरे के अंदर एक फंक्शन है फ्रॉम, मुझे इस्तेमाल दो। अब यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज देनी है जिसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज है, स्ट्रिंग भी दे सकते हो, हेलो। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है
अगर आपने लेट्स से इस पूरे स्ट्रिंग को कैरेक्टर्स में डिवाइड करना है, तो ऐसे केस में आप एरे फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं फ्रॉम यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे ये जो है इसने क्या करा, इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को उठाया, एक एक करके, एच को उठाया पहला एलिमेंट बना दे, ई को उठाया दूसरा एलिमेंट बना दे, एल को उठाया तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला एलिमेंट कॉमा दूसरा एलिमेंट कॉमा तीसरा एलिमेंट। तो कभी भी आपकी नीड हो कि आपको एक स्ट्रिंग को उसके कैरेक्टर्स में डिवाइड करना है, आप एरे डॉट फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ इसी में ही नहीं कर सकते, अगर आपके पास कोई और चीज हो जो आइटरेबल हो, ठीक है, आइटरेबल हो, आइटरेबल मतलब उसके ऊपर आप एक एक करके जा सकते हो, जैसे एरे खुद आइटरेबल है, और भी कई सारे स्ट्रिंग आइटरेबल है क्योंकि आप स्ट्रिंग की हर करेक्टर पे जा सकते हो, तो वो आइटरेबल है। ऐसी कोई भी आइटरेबल चीज होती है, उसको आप ऐसा इनपुट दोगे तो वो उसको डिवाइड करके आपको दे देगा। ओके, सो ये एक तरीका है और एरे डॉट फ्रॉम से। और एक और कंसेप्ट है स्पार्स एरे का, एरे विद एम्प्टी स्लॉट्स। कई बार हो सकता है आपकी नीड हो कि आपने सारे एलिमेंट्स नहीं डालने एरे में, कुछ एलिमेंट्स डालने और कुछ खाली छोड़ने। सो उसमें आप कर सकते हैं लेट स्पार्स एरे इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, लेट से मैं एलिमेंट की वैल्यू डालता हूँ 4, फिर मैं एक एलिमेंट की वैल्यू खाली छोड़ देता हूँ, फिर कहता हूँ 6। तो यहाँ पे है 3 एलिमेंट्स लेकिन दूसरा एलिमेंट खाली। ओके, तो इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग स्पार्स एरे। ओके, देन इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट खाली, और फिर तीसरा एलिमेंट। ओके, इसी को मैं एक और खाली एलिमेंट भी दे सकता हूँ, सिर्फ एक ही नहीं, एक से ज्यादा दे सकता हूँ। अब मैं यहाँ करता हूँ तो कह रहा है एक एलिमेंट, दो खाली एलिमेंट, और फिर एक लास्ट एलिमेंट। राइट, सो ये एक और तरीका है अगर आपकी कोई नीड है ऐसी कि जिसमें बीच में गैप्स आने हैं, क्योंकि फ्यूचर में आइटम्स आएंगे यहाँ पे, अभी नहीं पता आपको क्या वैल्यू है, अभी सिर्फ एंड की वैल्यूज पता है, या फिर कुछ स्पेशल इंडेक्सेस पे वैल्यू पता है, बीच में नहीं पता क्या आना है, और वो बाद में पता चलेगा, या यूजर के इनपुट से पता चलेगा, या बाद में डेटाबेस से पता चलेगा, तब आप इस पार्स अरे का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं विद नोन वैल्यूज, और फिर जो बाद में वैल्यूज आएंगी उनको बाद में फिल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी करके दिखा रहा हूँ। स्पार्स अरे के अब यहाँ पे दो खाली एलिमेंट्स, राइट, इंडेक्स कौन सा, इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 और 2, दो इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ स्टार्ट होता है, हमेशा याद रखना, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, एलिमेंट 1 का इंडेक्स 0 है, तो 0 इंडेक्स, और यहाँ पे फिर दो इंडेक्स आते हैं जो कि है इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 वो खाली है, और फिर थर्ड इंडेक्स। मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स नंबर 1 पे मैं एक एलिमेंट डाल दूंगा इसके अंदर। मैं कहता हूँ इंडेक्स नंबर 1 पे डाल दो 18। ओके, सो अब मैं इसको दोबारा प्रिंट करवाऊँ, दो बार प्रिंट होगा, पहले विदाउट इंडेक्स 1 एंड देन विद इंडेक्स 1। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। अब देखो क्या होगा, ये है विदाउट इंडेक्स 1 और 2, तो यहाँ पे दो एम्प्टी है, फिर मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स 1 पे वैल्यू डाली 18, तो यहाँ वो 18 मुझे यहाँ पे दिख गई, एंड अभी भी एक खाली एम्प्टी एलिमेंट पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे दो एम्प्टी एलिमेंट्स थे ना, तो अब एक डल गया, और अब उसकी जगह यहाँ पे खाली अभी भी है जो मैं फिल कर सकता हूँ। राइट, सो ये मैंने बाद में फिल करी है वैल्यू, और ये एक सिनेरियो हो सकता है कि आपको कहीं और से वैल्यू मिलती हो बाद में, आप उसको भर सकते हो बाद में। ओके, एंड देन लास्ट वन इज यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। तो ये एक नया कंसेप्ट है जो कि कुछ साल पहले ही इंक्लूड हुआ है। पहले ये नहीं था, जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट में बनी थी तब ऐसा कुछ नहीं था, बट ये बाद में आया। बट इसमें आप ये कर सकते हो कि लेट्स से आपके पास कोई एरे है, ऑफ एरे लेट्स से, अब आप इस ऑफ एरे को किसी और एरे के अंदर डालना चाहते हो, राइट, सो आप कहते हो एरे जो है उसका ये प्लस वर्जन, ठीक है। तो आप क्या करोगे आप स्क्वायर ब्रैकेट करोगे, तो ऑफ एरे में ऑफ राम श्याम है, 3 वैल्यूज हैं। तो आप कह सकते हो मुझे ऑफ एरे प्लस के अंदर पहली वैल्यू तो प्लस चाहिए, ठीक है, और उसके बाद मुझे सारी ये जो ऑफ एरे वाली वैल्यूज है ना, ये तीनों ये चाहिए। वो कैसे करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट्स, एंड देन ऑफ। ये क्या करता है दोस्तों, ये जो है ये इस पूरे एरे को, जो ऑफ एरे है, इसकी वैल्यूज को
स्प्रेड करके यहाँ पे रख देगा। ओके, उसका क्या मतलब हुआ वो बताता हूँ। इसको पहले प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग और फिर प्लस चलाते हैं। देखें यहाँ पे पहले प्लस आ गया और फिर जो ऑफ एरे की वैल्यूज थी तीन, वो तीनों आ गई यहाँ पे। ओके, सो इन शॉर्ट ये क्या करता है स्प्रेड ऑपरेटर, इस एरे की वैल्यूज को उठा के यू का यू यहाँ पे रख देता है, ये आउटपुट होता है इसका, राइट। ये जो छोटा सा हमने सिंटेक्स लिखा ना यहाँ पे डॉट 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 ऑफ एरे, ये सब ये करता है इसकी वैल्यूज लेके यहाँ पे ऑटोमेटिकली रख देता है। तो इसको कहते हैं सिंटैक्टिकल शुगर। सिंटैक्टिकल शुगर भी कहते हैं बिकॉज ऐसा एक सिंटेक्स बनाया गया जिससे आपकी मेरी जिंदगी आसान हो जाए ऐसे काम करने में, कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग एरे है और एक नया एरे बनाना चाहते हो, और उस नए एरे को या तो आप उसकी कॉपी बनाना चाहते हो या उसके अंदर कुछ और वैल्यूज डालना चाहते हो, जैसे मैंने अभी कुछ और वैल्यू डाली है प्लस एक एग्जिस्टिंग एरे की सारी वैल्यूज डाली है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो है तो आप स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये है सारे तरीके जिससे आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एरे के टाइप्स क्या होते हैं। दोस्तों जो एरे है जावास्क्रिप्ट में, इट कैन कीप डिफरेंट डेटा टाइप्स इन वन एरे, राइट। जो जावास्क्रिप्ट अपने आप में बड़ी डायनामिक लैंग्वेज है, बड़ी बहुत ज़्यादा टाइप, इस लैंग्वेज के अंदर टाइप सेफ्टी नहीं है। वो क्या होती है वो बताता हूँ, विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एरे। सो एरे इन जेएस आर डायनामिक। इसका क्या मतलब हुआ, सो अगर मैं एक एरे बनाता हूँ, लेट डायनामिक एरे इक्वल टू, डायनामिक एरे इक्वल टू मैं यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे मैं पहली वैल्यू इंटीजर देता हूँ, दूसरी वैल्यू एक स्ट्रिंग देता हूँ, तीसरी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। ठीक है, ये एक, ये बहुत कम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, एक्चुअली मैं नहीं कहूँगा बहुत कम प्रोग्रामिंग, बट मैं ये कहूँगा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही ये चीज़ अलाउड होती है जो कि बहुत ज़्यादा डायनामिक होती है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, इसमें ये चीज़ अलाउड है कि आप एक एरे बना रहे हो और उसमें सब के डेटा टाइप अलग है और ये इजाज़त है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज हो जैसे कि जावा हो गई, सी शार्प हो गई, ऐसे केसेस में ये चीज इजाजत नहीं होती। अगर आप एरे स्ट्रिंग का बना रहे हैं तो सिर्फ सारी स्ट्रिंग ही होनी चाहिए, एरे ऑफ नंबर बना रहे हैं तो सारे नंबर्स ही होने चाहिए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो सारे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ऐसे आप चेंज नहीं कर सकते डेटा टाइप को, राइट। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्योंकि अपने आप में ही बहुत डायनामिक लैंग्वेज है, जो कि इतनी टाइप सेफ्टी पे नहीं बनी हुई, टाइप्स इतने टाइप की को आप चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से, यहाँ पे एरेज के अंदर भी ये चीज अलाउड है। तो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जावा और जावास्क्रिप्ट में, फॉर एग्जांपल सी शार्प और जावास्क्रिप्ट में, फॉर एग्जांपल इवन जावास्क्रिप्ट का एक और अपग्रेडेड तो नहीं कहूंगा, दूसरा वर्जन है टाइप स्क्रिप्ट, जो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनी गई है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है और वो स्ट्रांगली टाइप्ड है, राइट। देन उस केस में अगर आप एरे ऑफ स्ट्रिंग बनाते हैं तो आप स्ट्रिंग ही डाल सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट के, राइट। एरे ऑफ नंबर बना रहे हैं तो सिर्फ नंबर्स ही डाल सकते हैं, तो उसमें टाइप सेफ्टी है। टाइप सेफ होना, टाइप सेफ ना होना के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, अगर टाइप सेफ है तो आपकी गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपने एरे बनाया इंटीजर का तो कोई उसमें नंबर, सॉरी नंबर का जो कि इंटीजर भी है, तो उसमें स्ट्रिंग नहीं डाल सकता कोई, राइट। तो ये स्ट्रांगली टाइप हो जाता है वहाँ पे। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, स्ट्रांगली टाइप होंगे, और डिसएडवांटेज क्या है कि ऐसी चीज़ आप नहीं कर सकते जो जावास्क्रिप्ट में आपको अलाउड है कि आप कोई भी टाइप लो और उसको डाल दो। हाउ टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स, अब मैंने एरे तो बना दिए, उसके कुछ एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, कुछ एग्जांपल्स हमने हमने देख लिए, बट बाकी को कवर करते हैं। इंडेक्सेस इन एरे, दैट इज द बेस्ट वे टू एक्सेस एंड मोस्ट यूज वे टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। इंडेक्सेस, इंडेक्सेस जीरो से स्टार्ट होते हैं, ये मैंने पहले बताया, पहला एलिमेंट का इंडेक्स जीरो होता है। ओके, यूज ब्रैकेट नोटेशन, सो अगर मेरे पास ये एरे है, डायनामिक एरे कोई लेता हूँ और इसका मुझे पहला एलिमेंट लेना है, तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग डायनामिक एरे का मुझे पहला एलिमेंट और उसका इंडेक्स जीरो मुझे दो। ठीक है, जब मैं ये करूंगा तो ये मुझे 12 दे देगा, जो कि इसका पहला एलिमेंट है जीरो इंडेक्स पे। अगर मुझे यहाँ पे लास्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा कंसोल डॉट लॉग डायनेमिक एरे का कौन सा इंडेक्स, जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, यहाँ पे मैं सेकंड लिख दूंगा और इसको मैं चलाऊंगा पुम,
यहाँ पे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो गया, राइट। सो ये है उन एलिमेंट्स को एक्सेस करना, एरे के एलिमेंट्स को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस मतलब उसको निकाल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट एक एडवांस कंसेप्ट है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप इसको समझते हैं तो आपका कोड की लाइंस छोटी हो जाती है। अगेन ये सिंटैक्टिकल शुगर है जिससे आपकी कोड की लाइंस आप कम कर सकते हो। लेट्स से हमारे पास एक एरे है लेट फ्रूट्स इक्वल टू, एक हमारे पास एरे है फ्रूट्स का जो कि है जिसमें 3 फ्रूट्स हैं, मैंगो, बनाना एंड हमारे पास तीसरा है, तो 3 फ्रूट्स का हमारे पास एक एरे है। अब मुझे इसकी वैल्यूज को उठा के एक और वेरिएबल में डालना है। तो एक तरीका तो है मैं एक एक करके करूँ, ठीक है। वो क्या है, लेट फ्रूट 1 इक्वल टू फ्रूट्स की जो 0th एलिमेंट है उसको ले लो, ठीक है। लेट फ्रूट 2 इक्वल टू फ्रूट्स का जो, तो ये मैं इसको इंडेक्स से और स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये तो एक तरीका है। लेट फ्रूट 3 इक्वल टू फ्रूट्स की सेकंड सेकंड इंडेक्स जो कि 3rd है। तो ये हो गया। इसको मैं प्रिंट भी करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैंने करा फ्रूट 1 फ्रूट 2 फ्रूट 3, इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ फ्रूट 1 फ्रूट 2 एंड फ्रूट 3, इसको प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे चला देता हूँ। तो ये तीनों इसने प्रिंट कर दिए, मैंगो बनाना एप्पल। तो इस वेरिएबल में गए, उस वेरिएबल के थ्रू मैंने इसको प्रिंट करा। तो ये एक तरीका है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और क्या तरीका है एक्सेस करने का, जो नेक्स्ट तरीका है वो डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। तो इंस्टेड ऑफ 3 लाइन ऑफ कोड लिखने के आप कह सकते हैं लेट, अब लेट के अंदर अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे फ्रूट 1 कॉमा फ्रूट 2। मैंने नाम सेम रख रहा हूँ तो इसलिए ये एरर दे रहा है, इसको मैं नाम अलग दे देता हूँ। तो मैं इसको फ्रूट 1 1 2 2 3 3 कर देते हैं इसके, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ जब ये है, अब इसके अंदर वैल्यूज डाल दो फ्रूट्स की। अब यहाँ पे थोड़ा सा जादू होएगा, राइट। जादू क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली 0th एलिमेंट यहाँ डाल देगा। 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा और सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और फिर मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ यहाँ पे फ्रूट 1 1 2 2 एंड 3 3, ओके। इसको जब प्रिंट कराता हूँ सेम रिजल्ट आया, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 लाइन्स ऑफ कोड, एक लाइन में ये काम हो गया, ठीक है। सॉरी, इस लाइन में ये काम। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। तो ये असाइनमेंट जो है, पहले इसको डीस्ट्रक्चर करा उसको, उसके बाद वैल्यूज को असाइन किया गया इन वेरिएबल्स के अंदर, ओके। आइटरेटिंग ओवर एन एरे। आइटरेटिंग क्या होता है दोस्तों, आइटरेटिंग होता है किसी चीज पे एक एक करके जाना। अगर एक से ज्यादा चीजें हैं, एक एक करके जाना, जैसे कि हमने हेलो के केस में करा था, ठीक है। हम जब हम इसको एरे डॉट फ्रॉम से हेलो निकाला तो इसने इनसाइड क्या करा, एक एक करके पहले एच लिया, उसको एक कहाँ पे, यहाँ पे पहले उसको एच को लिया, उस पे आइटरेट करके गया, इसको आइटरेशन कहते हैं। इसको आइटरेट करके पहले एलिमेंट पे गया, उसको उठाया, फिर सेकंड एलिमेंट पे गया ई पे, फिर थर्ड पे गया, फिर फोर्थ पे गया, फिफ्थ पे गया, एक एक करके गया, उसको उठाया और उससे एक एरे बना। तो ये दिस इज कॉल्ड आइटरेशन, ठीक है। अब आइटरेटिंग ओवर एन एरे, आइटरेटिंग मींस गोइंग ओवर एलिमेंट्स ऑफ एन एरे वन बाय वन। तो एक एक एरे के सारे एलिमेंट्स पे एक एक करके जाना और पूरे एरे को कवर करना, दैट इज आइटरेटिंग ओवर एन एरे। इसके भी कई तरीके हैं दोस्तों, स्पेशली लूप करने के कई तरीके हैं, राइट। और वो सारे मैं आपको अभी कवर करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर पहला आता है फॉर लूप, ठीक है। सबसे ज़्यादा और क्लासिक फॉर लूप है हमारे पास, ये फ्रूट्स का एरे है, इसी को कवर करते हैं, फ्रूट्स के एरे को, इसी को यूज करूंगा मैं। फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, इस केस में मुझे तो पता है 3 एलिमेंट है, तो मैं इसको हार्ड कोड 3 कर देता हूँ, बट इसको डायनामिक बनाएंगे अभी, आई प्लस प्लस। सो ये फॉर लूप है और इसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कॉपी कंसोल डॉट लॉग मैं कहता हूँ फ्रूट्स के इंडेक्सेस को लेता हूँ मैं आई के, और यहाँ पे मैं उसको डाल देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं लूप को यूज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ i 1 से स्टार्ट करो, 3 से कम तक जाना, यानी कि 0 1 2 तक जाना, और एक एक करके इंक्रीमेंट करते रहना। तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, और फिर ये इसको प्रिंट करता चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर फॉर भी लिख देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए फॉर लूप से आया। फॉर, इसको चलाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे फॉर मैंगो, फॉर बनाना, फॉर एप्पल। सो इसने तीनों एलिमेंट्स पे एक एक कर दिया, मैंगो, बनाना, एप्पल, और उसको प्रिंट कर दिया। सो दिस इज वन वे टू आइट्रेट ओवर इट। और ये जो फॉर लूप के कंसेप्ट हैं और कैसे फॉर लूप चलता है, इसके इन डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैंने पूरी जावास्क्रिप्ट की सीरीज बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे फॉर लूप और सारे लूप्स वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करे हुए हैं। तो आपको फॉर लूप्स के बारे में नहीं पता है, नहीं समझ आ रहा, तो उस लिंक में जाके आप देख सकते हैं। बट आप फॉर लूप का इस्तेमाल करके एरे के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं। फॉर ऑफ लूप, ठीक है। अब ये फॉर ऑफ लूप, इससे ये सारा इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करने का तरीका है। पर अगर आप फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल करते हैं, देन आपको ऐसे कोई वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर, ओके, एक वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा, बट आपको i <3 i++ करने की जरूरत नहीं है। लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, इस फ्रूट्स एरे में से, आप कह रहे हैं इस फ्रूट्स का जो एरे है, इसमें से एक एक एलिमेंट को उठाओ, उसको फ्रूट में डाल के मुझे दे दो, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रूट, तो मैं ये करता हूँ, देन ये क्या करेगा, देन ये मुझे यहाँ पे मैंगो, बनाना, एप्पल इसने कवर कर दिया। और इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे फॉर ऑफ लिख देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो कि कौन सा किससे आया। ये फॉर ऑफ से आया, ठीक है। इसको मैं चला के चला दूँ, तो फॉर ऑफ मैंगो, फॉर ऑफ बनाना, फॉर ऑफ एप्पल, तो हमारे पास तीनों आ गए। गुड। इसके अंदर ये जो फ्रूट का जो नाम है या फिर वेरिएबल, यहाँ पे नाम कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आप ए भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे ए लिख दो बस। तो ये फिर भी रिजल्ट सेम ही देगा। बट सिंस इट इज फ्रूट्स, मोर देन वन फ्रूट्स, तो मैं इस वेरिएबल को फ्रूट करता हूँ। नेमिंग का ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप नेम कर रहे हो तो रैंडम नेम्स मत देना। नेम्स आपको वेरिएबल के जो नेम्स हैं वो ज़्यादातर उस जो जिस वैल्यू को वो रखेंगे उसको सिंबलाइज करें, ताकि कोड आपका ज़्यादा रीडेबल हो जाता है अगर आप ये करते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रूट लिखता हूँ, यहाँ पे इसको प्रिंट प्रिंट। सो मेरे पास ये आउटपुट आ गया। तो एक और तरीका है, फॉर ऑफ से आप उस पर आइटरेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक यहाँ पे लूप में मैंने आपको ये कह रहा था कि मैं यहाँ पे इसको डायनेमिक बनाता हूँ। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिलती है एरे के अंदर, लेंथ। लेंथ बताती है कितने एलिमेंट्स हैं उस एरे के अंदर, इंडेक्स नहीं, एलिमेंट। इस एरे के अंदर 3 है, तो फ्रूट्स डॉट लेंथ होगी, यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लेंथ है LENGTH, फ्रूट्स डॉट लेंथ। इसको जब मैं प्रिंट करके चलाता हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया लेंथ 3 है। तो मुझे डायनामिक लिखने की, सॉरी, स्टैटिक वैल्यू लिखने की, हार्ड कोडेड वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे 3। मैं इसको डायनामिक बना दिया। अगर कल 4 एलिमेंट होंगे तो ये 4 तक चला जाएगा, मुझे इसको 3 को 4 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली मुझे लेंथ मिल जाएगी, फिर उस लेंथ का मैं इस्तेमाल कर लूंगा। ओके, फॉर ईच लूप, ओके, ये एक और तरीका है। आप इसमें क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं फ्रूट्स डॉट फॉर ईच, इस फ्रूट के हर एलिमेंट पे जाओ और इस फंक्शन को जो मैं देने वाला हूं, इस फंक्शन को कॉल करो, फ्रूट गोज टू कंसोल डॉट लॉग फ्रूट। ओके, सो अब आप ये कह रहे हो, इसको एरो फंक्शन कहते हैं। एरो फंक्शन भी मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज में कवर करे हैं। अब इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं, सॉरी, कि अगर आप फ्रूट्स, आप कह रहे हैं कि फ्रूट्स के हर फ्रूट पे जाओ और उसको कंसोल लॉग करके प्रिंट करो। सो ये एक फंक्शन है, और ये फॉर उस इस फंक्शन को बार बार कॉल करेगा, हर एलिमेंट के लिए एक बार कॉल करेगा। ओके, तो ये एक एरो फंक्शन है जिसको ये बार बार कॉल करेगा। तो जब इसको करेंगे, चलाएंगे, तब हमारे पास सेम यहाँ पे मैंगो बनाना और ये सारे फ्रूट आ गए। आउटपुट सेम है दोस्तों, पर तरीके अलग अलग हैं सेम चीज को अचीव करने के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर ईच, ताकि क्लियर हो जाए कि फॉर ईच से आ रहा है।
फॉर ईच मैंगो, फॉर ईच बनाना, फॉर ईच एप्पल, ये हो गया, राइट। सो ये एक और तरीका है यहाँ पे आइटरेट करने का, ठीक है। तो ये तो सारे तरीके, हमारे पास 3 तरीके मैंने आपको बताए आइटरेट करने के। सबसे पहला तरीका था क्लासिक फॉर लूप का, दूसरा है फॉर ऑफ का, और तीसरा है फॉर ईच का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन एरे मेथड्स, सबसे ज्यादा यूज होने वाले एरे के मेथड्स कौन कौन से हैं जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पुश मेथड, पुश मेथड क्या करता है, ऐड वन एट द एंड ऑफ द एरे, कि एक एरे के एंड में एक एलिमेंट डाल देता है। ओके, इसको ट्राई करते हैं। हमारे पास फ्रूट्स का एरे है, इसके हम एंड में फ्रूट्स डॉट पुश करते हैं। अब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, राइट, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट्स। मैं इसको क्या करता हूँ, फ्रूट्स डॉट पुश में कहता हूँ मैं ग्रेप्स भी इसके अंदर पुश कर, और जब इसके बाद मैं इसको कंसोल लॉग करूंगा तो इसके अंदर मुझे ग्रेप्स भी मिलेंगे। कंसोल डॉट लॉग, ओके। तो जब मैं इसको यूज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास 3 की जगह अब 4 एलिमेंट हो गए, और एक एलिमेंट एंड में पुश किया है, स्टार्टिंग में नहीं करा, एंड ऑफ द एरे में पुश करा गया। तो पुश मेथड क्या करता है, एक और एलिमेंट डालता है, कहाँ पे डालता है, एंड में डालता है। पॉप, पॉप है रिमूव करना, रिमूव द लास्ट एलिमेंट। अब हमारे पास ये ग्रेप्स है यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, फ्रूट्स डॉट, मैं कहता हूँ पॉप। अब पॉप क्या करता है, पॉप के अंदर आप कह सकते हैं, पॉप लास्ट एलिमेंट निकाल के आपको दे देता है और उस एरे में से हटा भी देता है। 2 काम करता है, पहले तो आपको लास्ट एलिमेंट देता है, इसको लास्ट एलिमेंट को कॉन्स्ट फ्रूट लास्ट एलिमेंट को मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। ये क्या करेगा, पॉप उसको निकाल के आपको दे देगा और इस एरे को भी चेंज कर देगा। तो मैं इसको मैं चेंज कर दूँ, चेंज हो गया एरे, चेक करते हैं। कंसोल डॉट लॉग लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट है ये, और कंसोल डॉट लॉग, मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ कि आप देख सकें क्या फर्क आया। फ्रूट्स आफ्टर पॉप, तो ये बन गया हमारे पास, फ्रूट्स को प्रिंट करा देते हैं। गुड, देन लास्ट एलिमेंट है हमारे पास ग्रेप्स, राइट। पॉप ने क्या करा, ग्रेप्स को निकाल के, इसमें ग्रेप्स था ना लास्ट एलिमेंट, उसको निकाल के हमें दे दिया हमारे वेरिएबल के अंदर। और अब क्योंकि ग्रेप्स हट गया है, तो ये जो बना वो है मैंगो बनाना एप्पल विदाउट ग्रेप्स, हमारे पास बाहर आ गया। तो पॉप ने क्या किया, एंड से एक एलिमेंट को हटा दिया। ओके, आगे चलते हैं। शिफ्ट, शिफ्ट क्या करता है, पहले एलिमेंट को रिमूव कर देता है। ओके, अब जो हमारे पास एरे है उसके अंदर मैंगो बनाना एप्पल, अगर मैं इसके ऊपर शिफ्ट लगाता हूँ, फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, ये क्या करेगा, कंसोल कॉन्स्ट फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्स्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं करता हूँ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, और उसके बाद मैं फ्रूट्स को भी दोबारा से प्रिंट करता हूँ। मैंने इस एरे के अंदर, देखो मैं उसी एरे पे काम कर रहा हूँ, पहले उसमें डाला फिर उससे हटाया, अब उसमें शुरू स्टार्टिंग से हटा रहा हूँ, तो उसी एरे को मैं चेंज करे जा रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे मिल गया मुझे फर्स्ट एलिमेंट। अब उसके बाद मैंने उसको शिफ्ट भी कर दिया, तो कहता हूँ फर्स्ट फ्रूट्स आफ्टर शिफ्ट क्या है, फ्रूट्स। चला, अब क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट मैंने शिफ्ट करा तो फर्स्ट एलिमेंट मैंगो था यहाँ पे, इसने मैंगो मुझे निकाल के दे दिया, और इस ओरिजिनल एरे में से मैंगो हटा भी दिया। तो जब मैंने उसको प्रिंट कराया तो क्या मिला मुझे, बनाना एंड एप्पल विदाउट द फर्स्ट एलिमेंट। ओके, आगे चलते हैं। अनशिफ्ट, एड्स वन टू द स्टार्ट ऑफ एन एरे, पुश क्या करता है, एंड में ऐड करता है, अनशिफ्ट क्या करता है, स्टार्टिंग में ऐड करता है। ओके, इसको यूज करते हैं, फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट, मैं कहता हूँ पपाया, पपाया मैंने फ्रूट दिया उसको। तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल लॉग, तो ये बन गया, इसको स्टार्ट कर दें। यहाँ पे हमारे पास आ गया पपाया, तो पपाया इसने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया यहाँ पे हमारे पास। तो हमारे पास फ्रूट्स था पहले, बनाना एंड एप्पल, और उसके बाद मैंने कहा अनशिफ्ट, तो उसने स्टार्टिंग में पपाया डाल दिया,
और फिर मैंने उसको प्रिंट करा दिया, तो हमारे पास अब आ गया पपाया, बनाना, एप्पल। तो सेम एरे चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे मैं उस पर ऑपरेशंस करके उसकी वैल्यूज को डाल रहा हूँ, हटा रहा हूँ, तो उसकी उसकी वैल्यूज चेंज होती चली जा रही। एंड जो लास्ट एलिमेंट मैं कवर करूंगा वो है मैप। मैप व्हाट इट डज इज अप्लाइज अ फंक्शन टू ऑल एलिमेंट्स। ओके, सो अगर आपको हर एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन ऑपरेट करना है तब आप मैप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? लेट्स से मेरे पास एक एरे है, लेट नम्स इक्वल टू, अब नम्स के अंदर मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ, 2 3 एंड 4। तो ये मेरे पास एक एरे बन गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इन सब नंबर्स को मैं स्क्वायर कर दूं, नहीं 2 × 2 4 हो जाए, 3 × 3 9 हो जाए, और 4 × 4 16 हो जाए। ये मैं आउटपुट चाहता हूं कि मैं इन सब के नंबर्स को स्क्वायर कर दूं और फिर मुझे एक नया एरे मिले। वो कैसे करेंगे? उसके आप कहोगे नम्स डॉट मैप। मैप क्या करता है? एक फंक्शन लेता है। ठीक है, तो आप कहेंगे मेरे नंबर को लो और उसके ऊपर ये एरो फंक्शन लगाओ जो भी करता है नम इंटू नम। ओके, सो मेरे एरे के हर एलिमेंट के ऊपर ये फंक्शन लगाना, और फिर जब वो फंक्शन लगाए तो क्या करेगा, इसको पहले 2 मिलेगा, फिर करेगा 2 × 2 4, फिर 3 मिलेगा उसको, 3 × 3 9, 4 × 4 16, और यहाँ पे मुझे एक नया एरे मिलेगा, लेट नम्स स्क्वायर, स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर इक्वल टू नम्स डॉट मैप। अब मैं इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नम्स स्क्वायर। अब मुझे वो सारे स्क्वायर्ड एलिमेंट्स चाहिए। सब देखो क्या मिला मुझे। ओरिजिनल एरे है 2 3 4, बट जो स्क्वेयर्ड एरे है वो है 4 9 16, क्योंकि ये वाला फंक्शन चला हर एलिमेंट पे, और चला के इसने क्या करा, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने उस नंबर को उस नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो आउटपुट आया उससे एक नया एरे बना, और वो क्या बना, 4 9 16। ओके, सो लेंथ प्रॉपर्टी ये मैंने आपको दिखाई दी है कि लेंथ प्रॉपर्टी से आप किसी भी एरे के कितने एलिमेंट्स है, इंडेक्स नहीं दोस्तों, एलिमेंट्स कितने हैं, अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 लेंथ है, इंडेक्सेस क्या होंगे, 0 1 2। सो वो आपको लेंथ दे देगा उसकी। मल्टी डायमेंशनल एरे, एरे इनसाइड एन एरे। अच्छा, ये एक और कंसेप्ट है, अगर आपके पास, ये तो एक सिंगल डायमेंशन का एरे, लेकिन आपके पास एरे मल्टी डायमेंशन भी हो सकते हैं। सिंगल डायरेक्शन भी, डायमेंशन भी हो सकते हैं, 2 डायमेंशन भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कई सारे डायमेंशन हो जाती है, राइट? सो व्हेन देयर इज एन एरे इनसाइड एन एरे, तब वो मल्टी डायमेंशन एरे कहलाता है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग्स और नंबर्स वी हैव एरे ऑफ एरेज। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एरे स्ट्रिंग का एरे बना रहे थे, या नंबर का एरे बना रहे थे, या ऑब्जेक्ट का एरे बना रहे थे। लेकिन अगर एरे का एरे हो तो वो मल्टी डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखाता हूँ। अगर मैं कहूँ लेट 2 डायमेंशन एरे इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ, इसके अंदर एरे के अंदर एरे डालता हूँ। ठीक है, तो पहला एरे 1 2 3, और फिर मैं इसके अंदर दूसरा एरे डालता हूँ 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 डायमेंशन के एरे हो गए। इसको मैं कंसोल लॉग कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग 2 डायमेंशन एरे। जब मैं करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, अब ये 2 एरे, 2 डायमेंशन का है। दो कैसे पता चला? आप ये स्टार्टिंग ब्रैकेट से देख सकते हो, जितने स्टार्टिंग ब्रैकेट्स शुरू में ही आ रहे हैं उतने डायमेंशन का ये एरे है। बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे एक और दो स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो ये 2 डायमेंशन का एरे। पुराने में देखो तो एक ही आ रहा था, तो ये 1 डायमेंशन का एरे। 3 डायमेंशन का एरे, एक से 3 डायमेंशन का एरे कैसे होगा, इसको लेते हैं लेट 3 डायमेंशन एरे इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, 3 डायमेंशन है तो दूसरा स्टार्टिंग ब्रैकेट, फिर तीसरा स्टार्टिंग ब्रैकेट, राइट? कितने स्टार्टिंग ब्रैकेट हो गए, 1 2 3, तो इसके अंदर कुछ वैल्यू डालता हूँ 1 2, फिर इसके अंदर एक और वैल्यू डालता हूँ, यहाँ पे भी एरे है। ठीक है, यहाँ पे आके दिमाग घूमना स्टार्ट होता है, 3 4। अब यहाँ पे भी एक एरे चाहिए, उसके अंदर भी एक एरे है 5 6,
एंड देन 7,8। ओके, सो यहाँ पे एक मल्टी 3 डायमेंशन एरे मेरे पास बन गया। कैसे पता चला? 1 2 एंड 3 ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे। इसको प्रिंट करवा देता हूँ। console.log 3 डायमेंशन एरे। तो यहाँ पे मेरे पास देख रहे हो 1 2 एंड 3 स्टार्टिंग ब्रैकेट्स, तो ये 3 डायमेंशन का एरे आ गया। अब इसके अंदर सवाल आता है दोस्तों कि मैं इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकता हूँ आशीष। उसको करने के लिए आप क्या करेंगे? आप करेंगे console.log 2 डायमेंशन एरे के अंदर आप पहले कहेंगे मुझे, तो इसमें रोज एंड कॉलम्स का कंसेप्ट आ जाता है। तो ये टैबुलर फॉर्मेट को भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या आ गया? 2 डायमेंशन एरे के अंदर अगर आपको ये नंबर 2 निकालना तो कैसे होगा? ये है सबसे पहले तो जीरोथ इंडेक्स पे जो आपका एक एरे पड़ा है वो है। तो जीरोथ इंडेक्स पे जो एरे पड़ा है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? जीरो फर्स्ट इंडेक्स। तो जीरोथ के अंदर फर्स्ट। इसको जब मैं करूंगा तब आपको ये 2 नजर आया। क्यों नजर आया? तो इसने कहा कि जीरोथ एलिमेंट, जीरो इस 2 डायमेंशन एरे के जीरोथ एलिमेंट पे क्या पड़ा? ये एरे पूरा। ओके, और इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा? नंबर 2। राइट, तो इस तरीके से इसको एक्सेस करते हैं। और यहाँ पे वही चीज होगी, बट आपको 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसको एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, अब सवाल आता है दोस्तों कि यार इसकी यूज कहाँ पे है 2 डायमेंशन एरे का? अगर आपको लेट से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और आपको बैट्समैन के स्कोर्स रखने हैं, इंडियन प्लेयर्स के स्कोर्स अलग रखने हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के स्कोर्स अलग रखने हैं, तो अब मैं क्या करूंगा इस केस में? जो मैं 2 डायमेंशन का एरे रखूंगा, जैसे ये वाला एरे हो गया, यहाँ पे मैं इंडियन बैट्समैन के स्कोर्स रखूंगा और सेकंड एरे के अंदर मैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के स्कोर्स रखूंगा। राइट, सो दे क्लियर डिफाइन है कि पहला एरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा एरे ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट क्योंकि ये एक ही मैच का हिस्से हैं तो ये बड़े एक 2 डायमेंशन एरे का हिस्सा है, इकट्ठे हैं ये। लेकिन इसमें भी कुछ डिस्टिंक्शन है कि ये पहला एरे इंडिया का है, सेकंड एरे ऑस्ट्रेलिया का है, बट ये क्योंकि एक मैच के हैं ये एक ही डेटा स्ट्रक्चर के हिस्से हैं। कॉमन यूज केसेस ऑफ एरे इन रियल वर्ल्ड, कहाँ पे यूज करते हैं हम एरे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ? Amazon लोडिंग ऑल योर ऑर्डर्स टू शो इट टू यू। अब आप Amazon वेबसाइट पे जाते हैं या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, आप कहते हैं माई ऑर्डर्स। अब जो माई ऑर्डर्स आते हैं तो वहां पे किसी ने एरे का इस्तेमाल किया होगा जिससे वो सारे आपके ऑर्डर्स लोड करके आपको एक एक करके दिखाता है। अब एरे, हर ऑर्डर जो है अपने आप में एक एलिमेंट है, बट अगर आपने एक से ज्यादा ऑर्डर करे हैं तो वो मोर देन वन ऑर्डर है। और वो जब मोर देन वन है तो किसी ने एरे का इस्तेमाल वहां पे किया होगा उस ऑर्डर को लोड करके शो करने के। फेसबुक शोइंग अ फ्रेंड लिस्ट, अगर आप फेसबुक कहते हैं मेरे फ्रेंड्स दिखाओ, तो वो एक फ्रेंड होता तो वो शायद एरे का इस्तेमाल ना करते, बट एक से ज्यादा फ्रेंड्स हैं, मोर देन वन, एंड कलेक्शन ऑफ मोर देन वन, अगर आपको रखना है सिमिलर वैल्यूज का जो कि यहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। नेटफ्लिक्स लोडिंग ऑल न्यू मूवीज, अगर आप नेटफ्लिक्स पे कहते हैं मुझे सारी नई मूवीज दिखाओ, तो वो एक लिस्ट दिखा रहा है। मूवी अगर एक ही होती तो शायद एरे का इस्तेमाल ना करना पड़ता, लेकिन एक से ज्यादा मूवीज हैं तो वहां पे एरे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूट्यूब शोइंग ऑल वीडियोज इन अ प्लेलिस्ट, मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावास्क्रिप्ट की। राइट, तो अगर आप यूट्यूब कहते हो कि इसकी सारे वीडियोस दिखाओ, तो वो एक वीडियो नहीं होगा, एक से ज़्यादा वीडियो होगा, बट वो सारे वीडियोस होंगे, तो है तो सिमिलर बट एक से ज़्यादा है, तो वहां पे एरे का इस्तेमाल होगा। राइट, तो ये है दोस्तों एरे के बारे में बेसिक चीज़ें जो मैं कवर करना चाहता था। अब मैं एक, ये सरप्राइज है, किसी ने मुझे कमेंट्स में लिखा था आशीष लीड कोड का कोई एग्जांपल लो और उसको कवर करो। तो मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ लीड कोड का जहाँ पे एरे का यूज़ हो रहा है, जस्ट सो यू कैन सी हाउ इट इज़ यूज्ड। लीड कोड के जो एग्जांपल्स हैं जितने मैंने देखे हैं वो ज़्यादातर बहुत ही बेसिक से स्टार्ट नहीं होते, थोड़े से एडवांस ही रहते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करना है तो मेरी जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की एक सीरीज है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे स्टार्ट कीजिएगा। जब उसको ख़त्म कर दें आप, तब आप लीड कोड पे जाइएगा, तब उसको चेक कीजिएगा लीड कोड पे। ओके, तो लीड कोड के और प्रॉब्लम्स को फिर स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप
अभी न्यू बिगिनर है। अगर आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करते हो जानते हैं देन आप लीड कोड पे जा सकते हैं। चलिए लीड कोड पे चलते हैं और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं क्या एग्जाम्पल है, इसको अब हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। और इसको मैं लीड कोड को खोलता हूँ। सो लीड कोड का ये एक इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा चैलेंज है वो है, गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स एंड अ टारगेट वैल्यू, रिटर्न द इंडेक्स इफ द टारगेट इज फाउंड, if not return the index where it would be if it were inserted in order. You must write the algorithm, okay, runtime complexity होनी चाहिए। पर इन शॉर्ट ये कह रहा है कि हमें एक एरे मिलेगा जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, मतलब कि छोटे से बड़ा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज पड़ी है। ओके, सो हमें पता है कि सबसे पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी पहले वैल्यू से, सॉर्टेड है। पहली चीज तो ये है। फिर हमें एक टारगेट वैल्यू मिलेगी और हमें ये बताना है कि ये टारगेट वैल्यू किस इंडेक्स पे आएगी। ओके, अगर आपको मिल जाती है, लेट्स से इस केस में 1 3 5 6 का एरे है और टारगेट है 5। 5 कहाँ पे है? इधर है। ये कौन सा इंडेक्स है? 0। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2, तो ये सेकंड इंडेक्स पे है, राइट। सो इसको, ये सेकंड इंडेक्स मुझे रिटर्न करना इस फंक्शन को। ओके, लेकिन अगर वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, लेट्स से यहाँ पे होता, इस केस के अंदर टारगेट है 2, अब 2 एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे है कहीं पे 2 नहीं है, तो कह रहा है अगर 2 एग्जिस्ट नहीं करता तो वो इंडेक्स देना जहाँ पे 2 को होना चाहिए था। कहाँ पे होना चाहिए था? यहाँ पे 1 के बाद और 3 से पहले होना चाहिए था, तो वो इंडेक्स क्या बन जाएगा? 0 फर्स्ट इंडेक्स। जहाँ पे 3 है वहां पे 2 को होना चाहिए था और 3 को थोड़ा सा शिफ्ट करके नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाना चाहिए अगर 2 होता तो अगर 2 होता तो वो कहाँ पे होता? फर्स्ट इंडेक्स पे होता। ओके, इधर आते हैं। 1 3 5 5 6, टारगेट है 7। अब 7 है ही नहीं इसके अंदर, 7 नहीं है, तो 7 कहाँ पे होना चाहिए था? 7 होता एंड में, तो 0 1 2 3 एंड फोर्थ नंबर, फोर्थ इंडेक्स पे होता, राइट। 6 तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा। 6 के बाद आता, और बाद आता तो कौन सा इंडेक्स होता? 0 1 2 3, फोर्थ इंडेक्स। तो आउटपुट मुझे 4 देना। तो ये है हमारा एक लीड कोड का चैलेंज जिसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पे कोड पे आते हैं, लीड कोड के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ इसको ताकि आपको थोड़ा सा कवर हो जाए यहाँ पे। ओके, सो अब मैं करना क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास नम्स आ रहे हैं और यहाँ पे टारगेट आ रहे हैं। ओके, सो मेरा गोल है कि सबसे पहले फाइंड करूँ कि क्या मेरे पास वो एलिमेंट जो टारगेट है वो मुझे मिला या नहीं मिला। उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं एक लूप का इस्तेमाल करूँ। तो सिंपल क्लासिक लूप का इस्तेमाल करते हैं। लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स की लेंथ, पूरे एरे पे जाना है ना मुझे। आई इज नम्स देन, आई इज लेस, नो, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ओके, गुड, ये हो गया। ये तो है मेरे पास एरे। अब मैं पूरे उस नम्स के एरे के ऊपर आइटरेट करूँ। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर, अब मुझे क्या बताना है इसको? सबसे पहले LENGTH, मुझे ये बताना है कि अगर मुझे टारगेट 5 मिला है तो मुझे उसका इंडेक्स देना है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? इफ नम्स आई, नम्स की जो आई की वैल्यू है, अगर वो बराबर है टारगेट के, तो मुझे आई मिल गया है, मुझे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं से ही रिटर्न आई कर दूंगा, वापस चले जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो ये है हमारा कि वो कह रहा है अगर आपको वो वैल्यू टारगेट मिल गया तो उसका इंडेक्स दे दो, टारगेट मत दो, इंडेक्स दो। तो मैं कह रहा हूँ, मैं इस पर इटरेट कर रहा हूँ, पहली वैल्यू पे जाऊंगा, सेकंड वैल्यू पे जाऊंगा, थर्ड वैल्यू पे जाऊंगा, जहां पे मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी तब मैं उसको रिटर्न कर दूँ। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ बट इसको चला के देखते हैं। कि चलाने के लिए मैं यहाँ पे रन है, इसको चलाता हूँ। ओके, ये मैं चला नहीं सकता बिकॉज मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, तो मैं इस पे साइन इन कर लेता हूँ पहले। ओके, नाउ मैं साइन इन हूँ इसके अंदर, अब मैं इसको रन कर सकता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ एंड देन देखते हैं क्या होता है। सो ये कह रहा है केस 1 तो पास हो गया, केस 2 और 3 पास नहीं। केस 1 क्या था? 1 3 5 6 था,
तो टारगेट था 5, मैंने आउटपुट दिया 2। मैंने कहा बहुत अच्छे, सब कुछ सही है, बिकॉज जो फिफ्थ है वो सेकेंड इंडेक्स पे, परफेक्ट। लेकिन केस 2 जो है वो फेल हो गया मेरा। केस 2 फेल हो गया जब इसने कहा 1356। अब मैंने टारगेट दिया 2, 2 था नहीं इसके अंदर। अब नहीं है तो मुझे क्या बताना है कहाँ पे वो होगा। अब मेरे लिए एक एडवांटेज चीज ये है कि ये कह रहा है सॉर्टेड एरे होंगे हमेशा। अब मैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि अब ये सारी चीजें सॉर्टेड है, ये एरे सॉर्टेड है, तो 2 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो मुझे पूरे एरे पे जाने की जरूरत नहीं है। मेरे को अगर 3 मिल गया जो कि 2 से बड़ा है, राइट, देन इसकी जगह वहां पे थी। ओके, सो मुझे वहां तक जाना है जहां पे मेरी वैल्यू, एरे की वैल्यू टारगेट से बड़ी हो जाए। अगर एक बार भी वो टारगेट से बड़ी हो गई तो यानी कि मुझे वहां पे रुकना है। कैसे करेंगे इसको? एल्स, अगर टारगेट मिल गया तो भेज दो, नहीं मिला एल्स इफ, तो आप क्या करो, चेक करो क्या नम आई, यानी कि इस केस में 3, जब मैं 3 तक पहुंचूंगा तो अगर ये बड़ी है टारगेट से, ठीक है, अगर ये बड़ी है टारगेट से जो कि मेरा है 2, देन वो पोजीशन एक्चुअली उस जगह, उस टारगेट की पोजीशन थी, मुझे उसको रिटर्न। ओके, दोबारा समझाता हूँ। अब इसमें आइटरेट करके कैसे चलेंगे? पहले आएगा नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 जो है टारगेट से मिलता है, नहीं मिलता, ठीक है, तो ये एलसिफ में है। क्या नंबर 1 जो है टारगेट से 2 से बड़ा है? नहीं है, इसमें भी नहीं है, आगे सेकंड लूप पे चला जाएगा। फिर उसके बाद नंबर आई है 3, ठीक है, तो ये नंबर आई को अब 3 इमेजिन करना है। क्या 3 टारगेट 2 के बराबर है? नहीं है, अंदर नहीं जाएगा, एल से। क्या नंबर 3 टारगेट से बड़ा है? हाँ बड़ा है। अगर बड़ा है तो ये जगह इस टारगेट की है, नंबर 3 की नहीं है, क्योंकि अगर ये सॉर्टेड होगा तो ये 2 नंबर यहाँ पे आता ना, 3 से पहले आता। तो इसीलिए यहाँ पे मैं रिटर्न आई करवा देता हूँ, और इसको अब चला के देखते हैं। देन अब ये कह रहा है केस 2 मेरा क्लियर हो गया, केस 1 भी क्लियर हो गया, केस 2 क्लियर हो गया। केस 2 कौन सा केस है? जिसके अंदर टारगेट 2 एग्जिस्ट नहीं करता, और मैंने इंडेक्स का इसका आउटपुट 1 है, तो इसमें सही है, एक्सपेक्टेड 1। अब तीसरा केस नहीं सॉल्व हुआ। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है कि जब एलिमेंट एंड में आना है, लास्ट एलिमेंट है, वो केस मैंने कवर नहीं करा। उस केस को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा काम करना है, जब मेरा लूप खत्म हो जाए, यानी कुछ नहीं मिला, देन ith एलिमेंट पे उसको डाल देना। ith क्या है? लास्ट एलिमेंट, क्योंकि अब मैं आइटरेट करके एंड तक पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद अगर एंड तक पहुंच गया और ना मिला और ना उसकी जगह मिली, देन वो लास्ट में आएगा, और वो लास्ट में आएगा तो आई ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये आई आइटरेट करके लेंथ तक जा चुका है, वहां तक वो पहुंच जाएगा। ओके, अब इसको करते हैं। बूम, आई इज नॉट रेफर्ड, सो मुझे आई को बाहर निकालना पड़ेगा। आई को मैं करूंगा लेट आई इक्वल टू 0। मुझे आई से, बिकॉज ये कह रहा है आई तो यहाँ पे डिक्लेयर्ड है अंदर, आप बाहर नहीं, इसके लूप के बाहर नहीं इस्तेमाल कर सकते। ओके, तो मेरी ये गलती है, मैं इसको यहाँ पे जाके वापस से ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। अब इसको समझ आ जाए। एंड हमारे पास केस 1 भी क्लियर है, केस 2 भी क्लियर है, और केस 3 भी हमारे पास क्लियर है। तीनों केसेस हमारे क्लियर हो गए हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये लीड कोड है, इसका भी कोड मैं आपको यहाँ पे इस फाइल के अंदर डाल देता हूँ एंड में, जिस इन केस आप इसको ट्राई करना चाहें। एंड इस लीड कोड एग्जाम्पल का जो लिंक है वो मैं आपको, इसका जो लिंक है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। दैट इज इट दोस्तों, ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करनी थी अरे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।